नमस्कार साथियों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके अंदर अभी अन्य गद्य विधाओं के कुछ रचनाएं जुड़ी है, जिसमें से एक रिपोर्टाज इसके अंदर ऐड हुआ है। वो है अदम्य जीवन, जो कि किसका है? रांगे राघव का है। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि अदम्य जीवन में रांगे राघव क्या बताना चाहते हैं और क्या बताया गया है। तो हम देखते हैं कि रांगे राघव जो कि हिंदीतर भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर योगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों का ढेर लगा देते हैं। हिंदी से इतर भाषी होते हुए भी रांगे राघव ने हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा से संबंधित कई ऐसी योगीन रचनाएं लिखी है जो कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, हमारे इतिहास को जोड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने जीवनी परक उपन्यास भी लिखे हैं और कई अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। हम आगे क्या देखते हैं कि कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम भी रांगे राघव ने दिए हैं। रांगे राघव ने ही हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरितात्मक उपन्यास और यात्रा महायात्रा गाथा की परंपरा शुरू की थी। हम देखते हैं कि रांगे राघव का जो यह अदम्य जीवन है, यह जीवन अदम्य जीवन जो है वो रिपोर्टाज है। वो यह रिपोर्टाज जो है उनका प्रसिद्ध रिपोर्टाज का नाम है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच में संकलित एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। ये रिपोर्टाज का संकलन है, उसमें और भी कई उसके रिपोर्टाज हैं और उस रिपोर्टाज संकलन का नाम है तूफानों के बीच। तो रांगे राघव का यह अदम्य जीवन तूफानों के बीच रांगे रिपोर्टाज संकलन में संकलित है, जिसमें रांगे राघव ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सन 1942 में भयंकर अकाल की समस्या आई थी, उसके जो परिणाम थे उन परिणामों का चित्रण इसमें किया है। कहने का मतलब क्या है? रिपोर्टाज का अर्थ हम समझते हैं साधारण सी भाषा में कि रिपोर्टाज को हम जब अलग करते हैं तो मतलब है रिपोर्ट। रिपोर्टाज जो है वो रिपोर्ट से बना है। अपन देखते हैं कि अपन को कोई अकाल है, कोई आपदा है, उस आपदा के बारे में जब अपन कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं अखबार में तो वह एक जो है वो साहित्यकार या भाषिक रूप दे देते हैं उसको, उस घटना का। तो ऐसे ही क्या होता है कि हिंदी साहित्य में यह एक अन्य विधा के रूप में उभर कर आई कि कोई घटना विशेष जो होती है उसको साहित्यिक रूप देकर, कलात्मक साहित्यिक रूप देकर उसे भाषिक एक ऐसा लिखित रूप में साहित्य में स्थान दे दिया गया जो कि रिपोर्टाज के रूप में जाना जाता है। तो इस अदम्य जीवन रिपोर्टाज में भी रांगे राघव ने जो 1942 के अंदर भयंकर अकाल आया था, उस अकाल का चित्रण जो है, और वह अकाल कहाँ, बंगाल की जो भूमि पर जो उसका प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण इस रिपोर्टाज में किया है। हम आगे देखते हैं कि बंगाल की शस्य श्यामला भूमि भूख, रोग और मृत्यु के संत्रास से कराह उठी थी। जब अकाल आया तो उसके कारण जो बंगाल की भूमि थी, जो हरी भरी, जहाँ पर हमेशा जो है सुख समृद्धि और हरियाली रहती थी, वहाँ की जनता भूखी, रोग से युक्त और मृत्यु जो थी वो उसकी संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखते हैं कि लेकिन यह अकाल जो थी वो प्राकृतिक विपदा भर नहीं था, यह एक साम्राज्यवादी ताकतों की शोषण परक नीतियों का परिणाम था। मतलब वहाँ पर जो साम्राज्यवादी जो ताकतें उस समय कार्य कर रही थी, उनका भी परिणाम था कि यह जो आपदा थी वो और भी ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। हम देखते हैं कि रांगे राघव बताते हैं कि बंगाल का अकाल के विषय में रांगे राघव तूफानों के बीच की भूमिका में लिखते हैं कि बंगाल का अकाल मानवता के इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। क्यों है? शायद क्लियोपेट्रा की धन के वैभव और साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी जितना आज एक साम्राज्य और अपने ही देश के पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों आदमी, औरतों और बच्चों को भूखा मार दिया था। अदम्य जीवन रिपोर्टाज सिद्धिरगंज नामक गांव पर केंद्रित है। यहाँ पे सिद्धिरगंज नामक एक गांव है बंगाल का, उस गांव का चित्रण जो है इस रिपोर्टाज में किया गया है। किस रिपोर्टाज में? अदम्य जीवन में।
सिद्धिरगंज के माध्यम से यह बंगाल का दारुण यथार्थ है। मृत्यु इस यथार्थ का सबसे बड़ा सच है। इस अकाल के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है उसका बहुत बड़ा सच जो है इस रिपोर्टाज में पेश किया गया है। गांव की सीमा शुरू होने से पहले कब्रें शुरू हो जाती है। उदाहरण देते हैं रांगे राघव अपनी पंक्ति में कि फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूची हुई सी दिखाई दे रही थी। एक एक कब्र में दो दो तीन तीन लाशें एक साथ दफनाई गई। हर घर में मौत हुई थी। 30-40 लोग प्रतिदिन मृत्यु की भेंट चढ़ जाते। रहमत के घर में 25 आदमी थे और उनमें से 20 मर गए थे। आदू मियाँ के घर में 19 आदमी थे और सब मर गए थे। एक माँ के 6 बच्चे अनाज और दवा के अभाव में उसकी आंखों के सामने चल बसे। अब्दुल रहमान के घर में 16 आदमी थे और उनकी मृत्यु की त्रासदी झेलने को वह अकेला बचा था। इस पर भी किसी को रोना कराहना शेष नहीं बचा था। जीवन के अभावों से जूझते आंखों की नमी सूख गई थी। लेखक से उन्हें बस यही उपेक्षा है कि वह एक एक कब्र से बात करे और जुलाहों के चूहों की तरह मरने की व्यथा कथा सारे संसार को सुनाए। इस प्रकार रांगे राघव ने जो अपना ये अदम्य रिपोर्टाज लिखा है, अदम्य जीवन, इसमें बताया कि जो अकाल के कारण जो मौतें हो रही थी वो इतनी बड़ी संख्या में हो रही थी कि एक ही कब्र में 4-4, 5-5 लाशों को दफनाया जा रहा था। और जब कोई लाश दफनाई जाती है तो उस पर जब मिट्टी डालते हैं तो वह इतनी ज़्यादा लाशों को दबाने के कारण वो मिट्टी जो थी वो ऊपर से उभरी हुई सी लगती थी। तो शुरुआत में वो कहते हैं कि ये उभरी हुई जो थी वो ये उसका प्रमाण थी कि इसके अंदर कितनी लाशों को डाला गया है। और देखा जाए तो वो इतनी लाशें हो गई थी कि ना तो उसके ऊपर कोई रोने वाला बचा था, अगर कोई बचा भी था तो वह किस किस का रोना रोता। तो इस प्रकार की मार्मिक संवेदना अकाल ने के कारण जो वहाँ के लोग झेलते हैं उसका चित्रण इसमें रांगे राघव कर रहे हैं। आगे क्या बताते हैं कि रांगे राघव के लिए यह स्थिति मात्र घटना के विवरण मात्र नहीं रही, वरन उनकी मानवीय चेतना मनुष्य को मृत्यु के संतरास से इस तरह संघर्ष करता देख अत्यंत विफल हो गई। आंखों के सामने एक बारगी उसमें सोए कंकाल तड़प उठे, नाच उठे यातना से व्याकुल, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। ये इस प्रकार के उदाहरण आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि एक तरफ मृत्यु का यह आतंकपूर्ण रूप है तो दूसरी ओर बीमारियों की भीषण यंत्रणा ने अकाल की स्थिति को और भी दुस्सह बना दिया। मलेरिया, चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियों से जूझने उनके पास कोई साधन नहीं है। सहायता के नाम पर सरकारी दवाखाना अवश्य था, न तो कोई दवाइयाँ थी न मरीजों की खास तवज्जो। और इस पर भी शासकीय मीत की पुष्टि करता असिस्टेंट डॉक्टर 75% आदमियों की हालत सुधारने का दावा करता है, जबकि रोग से जर्जर प्रतीक्षारत रोगी, उनकी बुझी आंखें, उभरी पसलियां, भयानक चर्म रोग एक अलग कहानी कहते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भेजी गई सहायता भी अत्यंत अपर्याप्त थी। डॉक्टर कुंटे के नेतृत्व में गया एक मेडिकल जत्था और फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट द्वारा चलाया जा रहा एक लंगर खाना, जहां 100 बच्चों में मात्र 7.5 सेर खिचड़ी बंटती थी, सब और अभाव जन्य भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चावल किसी भी दाम नहीं मिलता, हर चीज पर मुनाफाखोरी और चोरबाजारी हो रही है। कहने का मतलब है कि जब ये बंगाल का जो अकाल है उसके समय जो यह अकाल की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे थे। यहाँ कह रहे हैं कि साम्राज्यवादी जो मानसिकता थी, जो पूंजीवादी मानसिकता थी, अर्थात जो सरकार थी, वो सरकार के जो नुमाइंदे थे जिनको वहाँ के लोगों की सहायता करनी चाहिए, वो उनकी सहायता न करके अपनी अपनी रोटी सेक रहे थे और कहने के नाम पर अपने खुद की तारीफ बटोरने के लिए वहाँ पर कई जत्थे भेजे गए थे, कई कैंप लगाए गए थे, डॉक्टरों को वहाँ पर नियुक्त किया गया था। उसके अलावा लंगर लगा के उनको खाने की व्यवस्था की गई थी ताकि लोग जो भूखे हैं उनको भूखे को खाना मिल जाए। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ दिखावे मात्र थे। वहाँ ना तो वो लंगर उनको भोजन की व्यवस्था उचित करवा रहे थे
थे, न डॉक्टर उन मरीजों का अच्छे से इलाज कर रहे थे। केवल और केवल वो डॉक्टर अपने समाचार पत्रों में नाम आने के लिए बड़े बड़े यह इश्तिहार दे रहे थे, 75% लोगों का हमने इलाज कर दिया है, यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है, आगे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्य पूर्ण हो जाए। लेकिन यह सब और सिर्फ दिखावा था। अधिकांश लोग एक वक्त जाकर ही जीवित रह रहे हैं। 300-350 लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। आम आदमी के लिए स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। व्यवस्था पर से उनका विश्वास उठ गया है। अब व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ गया है का उदाहरण हम इसमें देखते हैं क्या है। जैसे उदाहरण में देखो, रांगेरा को बताते हैं कि गांव कमेटी के, यूनियन बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं, चोर। कोई हमारी परवाह करता है? रिश्तेदारों को कार्ड देते हैं और अपनों को देते हैं, हमारी क्या पूछ है। बंगाल के इस भयानक अकाल ने जनमानस को झकझोर दिया था। संकट की घड़ी में मनुष्य के भीतर छिपे पिशाच उजागर हुए थे। व्यक्ति के स्वार्थ और निज पर की परिभाषाओं ने मानवता के अंतः सूत्र को एक झटके में तोड़ डाला था। एक होकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है, लेकिन एकता का अभाव उसे यूं मरने के लिए छोड़ देता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में बंगाल के निवासियों ने भी यह अनुभव किया कि अकाल जन्य स्थितियों में मानव की ऐसी दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण एकता का न होना ही है। इसमें एका नहीं है, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करे। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ के जो लोग हैं, अगर जनता भी अगर एक हो जाए तो भी क्या है, इन सरकार के नुमाइंदों द्वारा जो यह धांधली की जा रही है, ये जो उनकी सहायता नहीं की जा रही है, उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उनके द्वारा भी कोई विशेष एकता दिखाई नहीं देती है। उसकी स्थिति भी रांगे राघव बताते हैं। इस अकाल को मानव निर्मित ठहराते हुए लेखक, मतलब ये जो अकाल जो था इसको लेखक ने मानव निर्मित ठहराया। मानव निर्मित का मतलब है अकाल तो हुआ ही, लेकिन यह अकाल मनुष्यों के द्वारा और भी भयंकर अकाल बन गया, खुद के कारण ही। ठीक है, उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जो साधनों को कुछ हाथों में केंद्रित करके व्यापक जन समुदाय को भीषण संघर्ष की ओर ढकेल देती है। यानी कि जो भी व्यवस्था, जो भी साधन उपलब्ध करवाए जा रहे थे, वो कुछ लोगों के हाथों में देकर वो अपने को सही बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ लोग जो है वो भी उस सब साधनों को का जो है वो गबन कर जाते हैं। जहाँ वस्तु और व्यक्ति के लिए न होकर पैसे के लिए हो जाती है। बंगाल के इस अकाल में भी पूंजीपति पैसे सब कुछ नापता रहा और मनुष्य की भूख और नग्नता ने उसे सर्वनाश के कगार पर ला खड़ा किया। उदाहरण के रूप में देखते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़े तालों में बंद कर दिए। जहाँ वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी, कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। क्योंकि हम देखते हैं बंगाल में वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत संख्या में, हम देखते हैं बड़ी मात्रा में प्रसिद्ध रहा है, और वहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है वहाँ से कई लोग जो है वहाँ से आयात निर्यात जो है वहाँ से करते हैं। तो ऐसी जनता, ऐसा देश जहाँ पर कपड़ा बनता है, आज वहाँ पे ही वे लोग जो है वो कपड़े तक पहनने के लिए उनके पास नहीं है। तो ऐसी विद्रूप घटना कर जो लेखक है रांगे राघव, उसने इस रिपोर्ट में उस बंगाल के अकाल के साथ जो ये प्राकृतिक आपदा तो था ही कि बंगाल अकाल होना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा कब मानव जनित आपदा बन जाती है, क्योंकि मनुष्य ही अपने मनुष्यों की सहायता करने को तैयार नहीं है। तो उसी पर व्यंग्य किया है। फिर हम देखते हैं कि इस रिपोर्टाज का जो निष्कर्ष देखते हैं वो क्या है कि अदम्य जीवन युग की अभिव्यक्ति करता है। किस युग की? कि जो प्रत्यक्षतः अकाल का परिणाम देखती है, लेकिन वस्तुतः वह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन और पूंजीवाद और व्यक्ति के स्वार्थ का परिणाम है। यहाँ जीवन का वह रूप है जिसमें जिंदगी को सही गलत के सरलीकृत कटघरों में रखकर नहीं देखा जा सकता। भूख और मृत्यु की भीषण यंत्रणा के सम्मुख मानव मूल्यों व नैतिक धारणाओं की पहचान धुंधला जाती है। लेखक का आक्रोश उस व्यवस्था के प्रति है जो मनुष्य को इस अंत गह्वर की ओर ढकेल रही है
और पक्षधरता मनुष्य के उस रूप के साथ है जहाँ मानवता के जय घोष के लिए मानव संतान क्रांति के चिरजीवी होने का आकांक्षी है। इस प्रकार हमने एक आंसर देखा अदम्य जीवन का। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो पर यही विराम देते हैं। धन्यवाद।